नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। ये वो शो है जहां हम आपको वो बातें बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। यहां वो बातें होती हैं जो कहीं और हो नहीं सकती, लेकिन हम खुल्ला आपके साथ वो बातें शेयर करते हैं। अच्छा, आज हम क्या बात करेंगे? आज तीसरे फेज की पोलिंग चल रही है, तो आप भी सब ये जानना चाहते हैं कि भाई पोलिंग किस तरफ जा रही है, कैंपेन में क्या मुद्दे हैं। सब आपने देखा, खुलकर हिंदू मुसलमान सब कुछ चल रहा है, आरक्षण का मुद्दा भी चल गया। अब इसका क्या असर पड़ा वोटर पर, इसको हमको समझना है। अच्छा, जो दोनों तरफ से दावे हैं उनमें कहीं कमी नहीं आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 272 तो सरकार बनाने के लिए मिनिमम चाहिए, हमारे उससे बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं। मोदी जी 400 के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भी सोच रहे होंगे कौन सच बोल रहा है। अच्छा, हम जिसको वोट देते हैं हमको लगता है वही जीत रहा है। हम किसी भी तरफ हो सकते हैं, कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है या बीजेपी की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर असलियत है क्या, ये आपको वो आदमी बता सकता है जो ग्राउंड पर ही रहता है। इसका काम ही है ये स्टडी करना। और ऐसी एक मेहमान आज हमारे साथ हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं नरेश अरोड़ा जी का, को फाउंडर डिजाइन बॉक्स और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। डिजाइन बॉक्स क्या है? डिजाइन बॉक्स एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे कैंपेन्स चलाती है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कैंपेन्स चलाती है, सरकारों के लिए भी कैंपेन्स चलाती है, इशू बेस्ड कैंपेन्स भी चलाती है। मतलब अच्छे वाले काम भी करते हैं। ये केवल ये नहीं कि नेताओं वाले काम ही नहीं करते हैं, अच्छे वाले काम भी करते हैं। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। बाकी आप खुद बताएंगे क्या क्या करते हैं। दीपक जी रोज की तरह मैदान, दीपक चौरसिया जी बहुत स्वागत सर। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, इनके रोज इनसाइट्स आप जानते ही हैं, और जो खबर ये दे देते हैं वो तो हम पत्थर की लकीर मान लेते हैं। बहुत स्वागत देवेंद्र एक बार आपका। फिर नरेश जी, मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया, अब आप बताओ आप काम क्या करते हो। मैं भी जानना चाह रहा था, नरेश जी आए तो सीधे पूछूंगा काम क्या है ये। हमारा काम है कोशिश करना। अब वो कोशिश जिस प्रक्रिया में जरूरत पड़े उसमें कोशिश करते हैं करने की। जिसमें चुनाव भी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर पार्टिसिपेशन करने की, डेमोक्रेसी जिंदा रहे, लोग चुनाव अच्छे से फेयरली लड़ सकें, पॉजिटिव एजेंडा से चुनाव लड़ सकें, तो उसमें हम कोशिश करते हैं। आप पार्टियों की मदद करते हो इलेक्शन में? हम चुनाव लड़ने में मदद करते हैं। उसमें पार्टी भी हो सकती है, उसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। अच्छा। उसमें जो भी जिसमें इंडिविजुअल्स के लिए भी हेल्प करते हैं आप? शुरुआत हमने इंडिविजुअल्स ही की थी। अच्छा। और अब 200 से ऊपर चुनाव इंडिविजुअल हम लड़ चुके हैं, जिसमें आप Can you? They are all publicly available in public domain. It's like it's not that it's a hidden secret. Still, quite many of them. You can find them. People can find them online. Okay. So I find them more interesting individual elections because आप किसी स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं, राज्य या नेशनल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ने जाते हैं, वो भी स्टेट जैसी बात ही होती है। मुद्दा वहाँ भी समझना है, रिसर्च वहाँ भी करनी है, प्रोज एंड कॉन्स वहाँ भी कैंडिडेट के देखने हैं। कैंडिडेट ही वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। अगर आप स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं फिर तो आपको पहले विधायक जितवाने हैं, या जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कोई बनेगा। तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे भी इंडिविजुअल इलेक्शंस में आता है, जो कि अब मैं कर कम पाता हूँ। बट अभी आपके रिसेंट कैंपेन्स क्या है? जैसे राजस्थान का कैंपेन आपका था, अशोक गहलोत जी का कैंपेन आपका था, उससे पहले कर्नाटक का कैंपेन आपका था। तो ये अशोक गहलोत का कैंपेन आप कर रहे थे या कांग्रेस का कर रहे थे? और कर्नाटक में किसका कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी के चेहरे थे दोनों। अच्छा, पार्टी के साथ ही काम, बिकॉज कांग्रेस पार्टी बड़ी लेयर्स में काम होता है यहाँ पे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी सब काम कर लेता है और एक ही जगह से काम चलता है। स्टेट्स में किसी का मैंडेट है, उसमें जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सिस्टम होता है। अगर पीसीसी प्रेसिडेंट स्ट्रांग है तो वो कैंपेन रन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं कांग्रेस पार्टी में। क्या एक्सपीरियंस है आपका कांग्रेस के साथ काम करने का? अच्छा लगा? काम करना अच्छा लगता है मेरे को। जहां 2 सेकंड का पॉज लिया ना किसी ने। कांग्रेस के साथ काम करना, ये बताइए। काम करना तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस के साथ काम करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? पिछले 7 साल से हम कांग्रेस के साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छा। और काम करना अच्छा लगता है, तो इसमें आपकी बात का जवाब मिल जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि काम में चैलेंज जहाँ पे नहीं रहेगा, आप काम किसी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास हुनर है, आपको अगर बात की थोड़ी बहुत समझ है और उसमें आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको तो आपके साथ और बहुत काम करने वाले लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, और आप भी चाहेंगे कि बहुत जगह काम हो सके। बट मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि पैसा और काम 2 अलग चीज़ें होती हैं। आपके यहाँ पे संस्था में भी मान लीजिए 1000 आदमी काम करता है, उसमें से 900 लोग नौकरी करने आते हैं, 100 ही लोग काम करने आते हैं। जो 100 लोग काम करने आते हैं उनसे 900 की नौकरी चलती है। बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा हैंडल दे दिया ये। कांग्रेस में ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं कि काम करते हैं? कांग्रेस कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो किसी को पगार देती है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल संस्था है। पॉलिटिकल संस्था में कोई किसी का मतहत नहीं है, कोई किसी से सैलरी तो ले नहीं रहा, पर वहाँ पगार निकाल लेते हैं। पर हर आदमी वहाँ पे अपनी अपनी क्षमता से, अपनी अपनी सक्षमता से, अपने अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से काम करता है।
क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत खुल के बात कर रहे होते हैं, तो आप किस लेवल पर इंटरेक्ट करते हैं कांग्रेस में? एज इन मतलब राहुल गांधी से डील करते हैं, खड़गे साहब से डील करते हैं, वेणुगोपाल साहब से डील करते हैं? जहाँ पे जिसका जहाँ पे योगदान है, अगर मान लीजिए कोई स्टेट का चुनाव चल रहा है तो उसमें स्टेट के लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ पे स्टेट एआईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी रहता है। तो जहाँ पे जिस लेवल पे, अगर नेशनल चुनाव पिछली बार हम लड़ रहे थे तो नेशनल लेवल पे जो नेशनल लीडर्स हैं, अहमद पटेल थे उस टाइम पे, जो लोग कैंपेन 19 में भी आप कांग्रेस के साथ ही थे? हमारे पास एक पार्ट ऑफ कैंपेन था 19 में, क्योंकि 2 लोग काम कर रहे थे, तो एक पार्ट ऑफ कैंपेन था हमारे पास। तो उसमें अहमद पटेल साहब वहाँ पे उस टाइम पे काम कर रहे थे, वो बेसिकली फेस थे, वो इंटरेक्ट करते थे उस बात में। तो बाकी लोग जिनके आपने नाम लिए वो भी अलग अलग जगहों पे जहाँ पे उनकी शमूलियत होती है उनके साथ भी चर्चा करनी पड़ती है। बट ये डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने बताया कांग्रेस एक लेयर्ड सिस्टम में चलता है, बहुत सारी चीज़ें डेलीगेट होती हैं कि ये काम ये देख रहे हैं, ये काम ये देख रहे हैं, तो जिसके साथ जो काम जिसका जो काम होता है उसके साथ उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है। तो आपका काम है, आप इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, आप ये बताएंगे कि आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए, आपको लोगों के बीच में ये चीज़ ले जानी चाहिए, आपके ये आदमी आपके लिए बेहतर है कैंडिडेट, ये आदमी ठीक नहीं है, ये सारे आपका पार्ट ऑफ द जॉब। चुनाव जीतने के लिए जितने पार्ट जरूरत रहती है उस सारे पार्ट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कितनी रिसेप्टिव होती है लीडरशिप पार्टीज की? अगर आप कन्विंसिंग आर्गुमेंट देंगे तो क्यों नहीं कोई रिसेप्टिव होगा, और अगर किसी को चुनाव जीतने में एक्चुअल में इंटरेस्ट है तो पूरा रिसेप्टिव होंगे। फिर मैं पूछूंगा, इसमें आपका कांग्रेस का एक्सपीरियंस कैसा है? आपके हर प्रकार के लोग होते हैं वैसा, हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग, अब देखिए मेरी जितनी आयु है, कई नेता ऐसे हैं जितनी उतने सालों का तो उनका चुनावी एक्सपीरियंस है। अब मैं उनको क्या बात सिखा सकता हूँ, या मेरे जैसा कोई आदमी कोई बात क्या सिखा सकता है? बट मैंने ये जरूर देखा है कि जो नेता 30-40 साल की राजनीति कर चुके हैं उन लोगों की रिसेप्शन ऑफ आइडियाज बेटर होती हैं। अच्छा, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हाँ हमने ये काम किए हुए हैं, और वो बार बार इस बात का बखान नहीं करते कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। वो अपनी बात को अपने पास रखते कि ये तो समझ मेरे में है ही है, मुझे इससे ये मेरे को सुना भी देगा तो मेरे को कुछ चीज ऐड करनी या नहीं करनी वो मैं देखूंगा। बट अगर कोई नई चीज है हमें पता चल रही है इनसे, मेरे से किसी और से, तो उसको पिक करके यूज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात मैंने ये भी नोट की है कि वो लोग ये देखते हैं कि हम लोग एक एरा की राजनीति कर रहे थे, आज एरा बदल रही है या बदल गई है या साधन बदल गए हैं, तो हमें नई आइडियाज की आवश्यकता है, एग्जीक्यूशन के लिए हैंड्स की आवश्यकता है। और तीसरी बात मैं ये भी नोट करता हूं कि वो ये बात का भी एहसास करते हैं कि अब हमारा मुकाबला एक ऐसी मशीनरी के साथ है जिसके साथ हमारी मशीनरी लड़ने के लिए हो सकता है उतनी उपयुक्त नहीं हो। दीपक जी कुछ बोल रहे हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ये समझती है कि बीजेपी ने जैसा अपने को विनिंग मशीन बना लिया है उसको फाइट करने के लिए उसको ऊपर से नीचे तक बदलने की जरूरत है? जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह का 24/7 काम बीजेपी करती है। मैं इसमें फॉर्चुनेट रहा हूँ, मैं मानता हूँ ऐसा, या ऐसी ऑप्शंस मेरे पास आई या कुछ उसमें से ऐसे हम पिक कर पाए कि वो सब लोग ये बात मानते हैं। अब मान लेना तो एक बात है, बट उसके मतलब वो कन्विंस है कि हम टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल ये वो मानते हैं कि टक्कर भी दे सकते हैं, और टक्कर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बट तीसरी चीज एक इसके बाद की एक चीज भी होती है कि भी अब उसके लिए जो चाहिए मुझे वो करना है, वो काम के अंदर कहीं कहीं पे बाधाएं मिलती हैं। कुछ लोग इस बात में डू एंड डाई कि वी हैव टू डू इट, फॉर दैट व्हाटएवर इट टेक्स वी विल डू। बट सम पीपल स्टॉप अ स्टेप बिहाइंड, रुक जाएंगे कि नहीं ये हमारी परंपरा नहीं रही है। अब कई परंपराएं ऐसी हैं जो चेंज हो चुकी हैं, जैसे क्रिकेट की ही बात अभी चल रही थी, क्रिकेटर भी हैं तो क्रिकेट की बात भी चल रही थी। तो टेस्ट मैच 6 दिन से 5 दिन हुआ, बीच में रेस्ट डे हुआ करते थे, वनडे आया, 2020 आया, T10 आया, 5 आया, बॉक्स क्रिकेट आई, माहौल बदल रहा है। तो आप टेस्ट मैच 2020 के रूल्स में तो खेल नहीं सकते, तो अब गेम के रूल्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, और उसके चेंज होने में चाहे वो सामने वाली पार्टी ने किए हैं, चाहे वो इरा की वजह से हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की वजह से हैं, अब आपको अपने आप को उस हिसाब से ढालना तो पड़ेगा। एक चीज देवेंद्र से पहले पूछ लूं मैं, ये अब कितनी बड़ी नेसेसिटी है किसी भी चुनाव की या पार्टी की, जो काम नरेश कर रहे हैं? प्रशांत किशोर का नाम इस इंडस्ट्री में बहुत चलता है, हालांकि अब वो पॉलिटिक्स में चले गए। हर पार्टी करती है और करना ही पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। बिल्कुल, मॉडर्न डेज में तो इसकी जरूरत पड़ ही गई है आपको, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, तकनीक का माध्यम बदल गया है, कम्युनिकेशन का माध्यम बदल गया है, तो ऐसे में आपको ऐसे प्रोफेशनल सेटअप चाहिए ही चाहिए। लेकिन बीजेपी में जो मैंने फील किया है कि ऐसे सेटअप डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं होते, चलती पार्टी की है भी, हाँ एकदम। ओके। और टॉप लीडरशिप ज़्यादातर जो डिसाइड करके देता है, जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि ऐसे आइडियाज़ आते हैं, जैसे अभी मौजूदा इलेक्शन में बीजेपी में 2 टीम काम कर रही है ऐसी, एक नॉर्थ इंडिया देख रही है, दूसरी साउथ इंडिया देख रही है। उनका अपना जो काम है वो उस फीडबैक को ले लेते हैं,
लेकिन सबसे बड़ा जो पोल मैनेजर है बीजेपी के लिहाज से वो देश के प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह। तो उनको ये पता है कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए, इसमें से हमको क्या लेना है, उस पर डिपेंडेंसी उनकी बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं है कि अब से है, 2014 के इलेक्शन का एक उदाहरण मैंने कभी आपको बताया था कि जिस कैंपेन को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, उस कैंपेन के बारे में पार्टी के द्वारा जो हमें जानकारी मिली कि जो जिन लोगों ने उसे तैयार किया था वो उसके फर्स्ट चॉइस के तौर पे उसे नहीं दिखा रहे थे। हाँ। 3-4 उन्होंने तैयार किया था, शुरू के 3 को आपने बताया तब के मुख्यमंत्री ने रिजेक्ट किया था। तो वो आइडियाज टॉप लेवल से ही जिसको आता वो है, मान रहे थे कि हमारा सबसे कमजोर पिच है, उसको उन्होंने वो मान ली थी तो उन्होंने। बीजेपी में ये एक फर्क जरूर मुझे नजर आता है पीएम मोदी और अमित शाह की नजर में। सर अब इससे सीधे सीधे जब इनसे लोग यही जानना चाह रहे हैं चुनाव जीत कौन रहा है, मैं ये पूछूं इनसे, उससे पहले आप कुछ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है फीडबैक। ये भी फीडबैक के आधार पर काम करते हैं, वो भी फीडबैक के आधार पर काम करते हैं। पार्टी से जो ये लोग कंसल्टेंसी फर्म्स होती है नरेश भाई की तरह, वो फीडबैक लेती हैं जब ये लोग इलेक्शन के आसपास जाते हैं। बट बीजेपी में काम राउंड द क्लॉक चलता है, उनका अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है फीडबैक का। तो वहां पर कोई कंपनी भी आकर उनको सही गाइड कर दे। एक दिन हम ही लोग बात कर रहे थे ना कि प्रधानमंत्री फोन भी मिला देते हैं सीधे किसी को और दूसरी फीडबैक लेने के लिए। दूसरी चीज सौरभ ये हो जाती है ना कि वहां जो बैठा हुआ व्यक्ति 40 साल का ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, तो ये अपने आप में एडवांटेज हो जाता है। अब मेरा वही सवाल है भाई, लोग भी यही जानना चाह रहे हैं क्या हो रहा है इलेक्शन में, कौन आगे चल रहा है, कौन जीतेगा, साफ साफ ही बता दीजिए। मैं कैसे बता सकता हूँ बात? आप ही तो बता सकते हैं। आप ही बता सकते हैं, और कौन आपने बताएगा? feedback अपना क्या हुआ है? feedback देश की आपका फीडबैक क्या है? अभी तो देश की जनता ने आधे वोट भी नहीं डाले हैं। स्टिल जो कौन आगे है, कौन किसको एज लग रहा है? जो माहौल दिख रहा है उसमें डेफिनेटली एज बीजेपी को लग रहा है। अब उसमें चर्चाएं हर प्रकार की हैं, नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे, बीजेपी क्लेम करती है बढ़ेंगे, कांग्रेस क्लेम करती है नहीं बढ़ेंगे, कम हो रहे हैं। कांग्रेस ये नहीं बोलना चाह रही है कि सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस ये कह रही नहीं इनके 370 नहीं आएंगी। हाँ, नहीं इनके 300 अपने कितने आएंगे ये नहीं बताते। नहीं, अपने कितने आएंगे वो अंदर तो बात करते हैं, पब्लिकली क्यों नहीं बात करते हैं? अगर आप आज मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, सब जानते हैं 400 पार की गिनती बन नहीं सकती है क्योंकि उसके कुछ कारण है। कांग्रेस क्यों नहीं नारा देती कि हमारे 250 आ रही है, सही बात। हमारी 200 आ रही है, पर्सनली अलायंस की 300 आ रही है, सरकार बन रही है। अब यही कैंपेन की स्ट्रेटजी में फर्क है। बीजेपी ने नारा इसलिए दिया कि 400 पार का नारा देंगे और अपने आप जो कार्डर है उसको चार्ज अप करेंगे, और जो भी उनके ये पहले भी नारे की सिस्टम रहा है, और उसकी उसी बात को आगे 370 किया और उसके साथ जोड़ते हैं, हमारे 370 के लिए आएंगी, 400 उसके साथ आएंगी, 370 रिमाइंड कराते हैं। ये उनका शैली है। कांग्रेस पार्टी ये बात क्यों नहीं करती है, या कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि उनको भी बताना है कि भाई हमारी भी सरकार बन सकती है। आप जितनी उदासीनता की बात पहले भी अपन चर्चा जैसे कर रहे थे कि वोट प्रतिशत कम हो रहा है, हालांकि वोट प्रतिशत बहुत कम हो नहीं रहा है, ये गलत धारणा है। पिछली बार अभी तक की अगर 2 फेज की मैं पोलिंग की बात करूं तो 73% पिछली बार था, इस बार 70% है, 3% का मामूली फर्क। कई स्टेट्स में तो पोलिंग बढ़ी है, कर्नाटक में पोलिंग बढ़ी है, इसमें एक यूपी में पोलिंग कम हुई है और एक बिहार में पोलिंग सबसे ज्यादा कम हुई है, जिससे पूरा प्रतिशत नीचे आ रहा है। अदरवाइज कम बराबर ही चल रहा है। बीजेपी का वर्कर मान के बैठे तो जीत ही चुके हैं अपन। अब उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर भी आज रोज नया नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर एक रैली दिन में 3 बार करते हैं, एक दिन में 3 रैली करते हैं, तो अगर रोज सेम बात बोलेंगे तो हेडलाइन ना आपको मिलेगी, ना अखबार को मिलेगी, ना पब्लिक को मिलेगी। तो वो भी अपने कार्डर को बूस्ट अप करने के लिए नई नई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। क्यों लग रहा है आपको? अभी मतलब मैं तो कॉन्फिडेंस strategy- नहीं है उनको? ये मैं स्ट्रेटजी तो बना नहीं रहा, वो तो उनके स्टिल मतलब जैसे ये सवाल बहुत रेलेवेंट है आपका, कांग्रेस क्यों नहीं कहती भाई मेरी 250 सीट आएंगी या मेरी 200 मेरी सीट सबसे बड़ी कांग्रेस के इस कैंपेन के साथ आपत्ति ये है कि कांग्रेस जब बीजेपी कह रही है हमारी 400 सीट आ रही है, आप ये कह रहे हो हम 400 नहीं आ रही उनकी, हाँ 370 नहीं आ रही उनकी, 300 नहीं आ रही उनकी। अरे भाई तुम्हारे को 1 रन एक्स्ट्रा बना के मैच जीतोगे, उनके रन कम करके थोड़ी कोई औसतन तुम जीत जाओगे कि उनकी औसत कम हो गई तो तुम्हारे को मिल जाएगी आईपीएल। ये नहीं हो सकता। वो आप बीजेपी ने चाहे 14 में प्रचार किया, चाहे 19 में प्रचार किया, चाहे 24 में किया, ये 3 चुनाव तो हमारे सामने दिख रहे हैं। इसके बीच में कई राज्यों के चुनाव भी है, कहीं वो जीते कहीं वो हारे। कैंपेन जहां वो पॉजिटिव रखते हैं उनको जीत मिलती है, जहां वो कैंपेन नेगेटिव करते हैं, बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है। बंगाल में वो सिर्फ नेगेटिव कैंपेन चला रहे थे, हम क्या दे रहे हैं वो बात नहीं हो रही थी, या हम क्यों बेटर है वो बात नहीं हो रही थी, दूसरे की लकीर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो बीजेपी भी उससे सीखती है,
कांग्रेस को भी वो बात से सीखना चाहिए कि आप ये मत बताओ कि उनकी कितनी कम हो रही है, आप बताओ आप कितना बढ़ रहे नरेश, लेकिन वो अच्छा, ये नारा जो भी है ये बिलीवेबल भी होना चाहिए ना। एक जगह मोदी जी कह रहे हैं मैं 300 से 400 कर रहा हूं अपनी सीटें, एनडीए की बात करें तो वो एक्चुअली 350 था, 353 टू बी एग्जैक्ट 2019 में। वो कह रहे हैं मैं 353 को 400 कर रहा हूं, बिलीवेबल है। दूसरा आदमी कह देगा मैं 52 की 250 कर रहा हूं, कोई यकीन को मानेगा नहीं कोई बात। देखिए ऐसा है कि जब 14 में उन्होंने और भी 4-5 बातें की थी जिसकी बहुत चर्चा होती है, विश्वास उस पर भी किसी ने किया होगा, किसी ने सुना होगा, किया होगा, उस पर उसके कारण भी वोट डाला होगा। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल चर्चा डाइनिंग टेबल पे लास्ट चर्चा होती है। अगर रात को कोई खाना खा रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली, चाहे लोअर इनकम ग्रुप फैमिली, चाहे हायर इनकम ग्रुप फैमिली है, पॉलिटिक्स की चर्चा हिंदुस्तान में पहली चर्चा नहीं होती कि शाम को डाइनिंग टेबल पे चर्चा ये होगी। बच्चे का स्कूल कैसे जाना है, छुट्टी पे कब जाना है, सैलरी कैसे बढ़ेगी, टैक्स कैसे कम होगी, ईएमआई कैसे जाएगी, लोगों की चर्चा ये होती है। पॉलिटिकल चर्चा, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इसीलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इस बिजनेस में हैं, इसमें काम में हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, हम चुनाव लड़ने में काम करते हैं, कि भाई लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। होता नहीं है लोगों को इंटरेस्ट। अब जब किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो उसको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता कि इस बात में क्रेडिबिलिटी है या इस बात में क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसको ये देखना है कह कौन रहा है, कहने वाले की क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब कहने वाले की क्रेडिबिलिटी डिलीवरी में है कि नहीं है वो चेक नहीं कर रहा। उसके एक अगर उसको एक बात समझ में आ गई कि भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो मान लेगा कि हाँ हो सकता है 400 आ ही रही हूँ। राहुल गांधी तो रोज कह रहे हैं कि ये प्राइम या तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वो तो रोज ही बोल रहे हैं ना ये बात। सी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उनके मन की बात होगी, वो समझ रहे होंगे कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है या उनको दिख रहा होगा कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, पर लोग ये तुलना भी करते हैं। ये पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, और इस बात में जितनी बातें उसके बीच में उस बात की क्या वैल्यू गिरी या नहीं गिरी। आपकी बात की कही हुई की वैल्यू होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में 3 चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, करेज, कन्विक्शन एंड क्रेडिबिलिटी। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, या तीनों इकट्ठी हैं या इसमें से कोई एक चीज भी है, और तीनों चीजें अगर साथ में हैं तो फिर तो आप डबल बोनंजा पे हैं। वेरी गुड पॉइंट। दोनों आदमी आपकी इस मार्कशीट पर कैसे उतरते हैं, मोदी जी भी और राहुल गांधी भी? मैं करेज, कन्विक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक वोट डालती है, एक रिजल्ट करेजियस आप मानते हैं राहुल गांधी भी करेजियस हैं? भाई राहुल गांधी को लोग देखते हैं कि वो मोदी से लड़ रहे हैं, सो ही हैज करेज। अगर नहीं करेज होता तो कैसे लड़ रहे होते। दूसरा आपने बोला था कन्विक्शन में मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे और इंप्रूवमेंट हो सकती है राहुल गांधी की, क्योंकि उसमें एक तो उनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान के अंदर बड़ी आवश्यक है। अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं और आपको हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हो, चलेगा। 2-3 उदाहरण हैं हमारे पास, बट उस कैंपेन के अंदर आपको संवाद करने के लिए या तो आपकी लैंग्वेज कोई ऐसी फर्स्ट लैंग्वेज हो जो इंडियन लैंग्वेज में एसोसिएट होती हो। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उसमें बात वो कहना सही चाह भी रहे हो तो कई बार वो बात ऐसी उस कन्विक्शन से पहुंचती नहीं है। उसके अलावा भी मैं देखता हूं कि कन्विक्शन में उनको और काम किया जा सकता है। क्रेडिबिलिटी में देखिए उनको भी मौका तो मिला नहीं कोई, वो भी किसी पद पे रहे नहीं है। वो पार्टी के जरूर अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, बट किसी पद पे नहीं रहे, तो क्रेडिबिलिटी का तो टेस्ट ही नहीं हो पाया। जब वो क्रेडिबिलिटी तो तब टेस्ट होगी अगर वो मंत्री बन जाते या कहीं पे मुख्यमंत्री किसी राज्य के होते या प्रधानमंत्री पद पे बैठ पाते तो लोग उनको आंकलन कर पाते, हम भी आंकलन कर पाते क्रेडिबिलिटी बात की है कि नहीं। बट जितनी जगह पे मैंने उनको देखा काम करते हुए चुनाव में, जैसे छत्तीसगढ़ 2018 की बात है, तो वहां पे एक मॉडल टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था, जन घोषणा पत्र। कहने के लिए वर्ड जन घोषणा पत्र और संकल्प पत्र और 50 चीजें की होती हैं। वो एक्चुअल में एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया गया था वहां पे कि 1 लाख लोगों से घर घर मिलके, जो भी स्टेक होल्डर से मिलके एक घोषणा पत्र बनाया गया था, जन घोषणा पत्र के नाम से। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर हुए थे उस पर। उसमें राहुल गांधी के साथ जब वो डिस्कशन स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी ने की और उसमें राहुल गांधी के भी साथ डिस्कशन इनपुट्स लिए गए, तो वो फाइनल हुआ 5 मसौदे। छत्तीसगढ़ के 36 वो भी थे। राहुल गांधी बहुत उस बात पे क्लियर थे कि इसको इंप्लीमेंट करना है। तो मैं मानता हूं कि वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। वही कर्नाटक में भी बात हुई, कर्नाटका में भी 5 गारंटी दी गई तो उनके मन में कन्विक्शन थी कि भी इसको इंप्लीमेंट करना है। तेलंगाना में मैंने देखा उनका मन। गारंटी आपका आइडिया था? हमने सबसे पहले गारंटी असम में दी थी। अच्छा। जो चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई, बट वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ने उन गारंटीज को पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया था और क्रिटिसाइज भी किया था, जिसमें 2000 पे जो आज पूरे हिंदुस्तान में गृह लक्ष्मी घर में महिलाओं को बैठ के पैसे देने की बात है, ये पहली बार वहां पे मैंने दी थी। और कांग्रेस पार्टी को कन्विंस किया था कि इस वर्ड की आवश्यकता आपको क्यों है, क्योंकि वहां पे हमने देखा, क्योंकि एक तो वहां पे कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, 6-7 चेहरे थे जो कुछ कुछ जगहों पे लड़ते थे।
और आपस में भी उनकी थोड़ी बहुत क्लैश थी। तो सारे असम में सर्वे करके निकल के आया कि कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी इज एट द लोएस्ट लेवल। तो क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे पहले संवाद में बात क्या होती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं। ये बात में बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए तो आपको पता लग गया आज ये गारंटी कहाँ से शुरू कहाँ से हुई थी, ये है उसके भी फाउंडर ही है। सर, मैं एक सवाल डिजाइन बॉक्स की तरह सवाल नरेश जी से पूछना चाहूँगा। नरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्यों राहुल गांधी आपकी बात के बाद में, अच्छा हाँ सॉरी, मैं आपकी बात के दोबारा राहुल गांधी पे आना चाहता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों राहुल गांधी को मौका नहीं मिला अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने का। भाई सबसे पहले 2019 में वो न्याय स्कीम लेकर आए और छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले वो न्याय स्कीम चला रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी उनकी सरकार थी, पंजाब में भी उनकी सरकार थी। राजस्थान न्याय लागू कर देते, राजस्थान न्याय लागू कर देते। एक टेस्ट तो होता है ना क्रेडिबिलिटी का। हम ये क्यों माने कि राहुल गांधी को अपनी क्रेडिबिलिटी पिछले 20 सालों में साबित करने का मौका ही नहीं मिला। पार्टी वो चला रहे हैं। हाँ, सही बात है। डिफेक्टो प्रेसिडेंट तो वही है। दीपक जी देखिए, मैं आपको वही बात अभी पहले भी बता रहा था कि वो खुद तो किसी पद पे है नहीं, तो आप उनको अकाउंटेबल होल्ड तब कर सकते हो कि जब खुद किसी पद पे बैठ के हस्ताक्षर कर रहे हो। पहले तो बात वो थी नहीं। अब आपकी आती दूसरी बात कि पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी सरकारें थी, उन्होंने न्याय बोला और न्याय इंप्लीमेंट होना चाहिए था। उन राज्यों में बहुत स्कीमें इस लेवल पे इंप्लीमेंट हुई। मैं राजस्थान के उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अभी पिछले कुछ दिनों 4-5 महीने पहले 3 राज्यों में चुनाव थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और 2 और राज्यों में चुनाव थे। ना छत्तीसगढ़ में ना मध्य प्रदेश में बीजेपी को गारंटी देनी पड़ी। मोदी की गारंटी वर्ड का इजाद राजस्थान में हुआ। वो इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत, जो कि राहुल गांधी के नॉमिनी या राहुल गांधी के द्वारा उस टाइम पे मुख्यमंत्री बनाए गए थे, वो गारंटीज वहां पे दे रहे थे जिसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो रही थी, जिसमें एक गारंटी थी 500 रुपए का सिलेंडर। राजस्थान अकेला वाहिद राज्य है जिसमें बीजेपी को एक बताना पड़ा कि यहाँ पे हम 450 की सिलेंडर देने की गारंटी देते हैं। इंप्लीमेंटेशन हुआ है वहां पे, और वो राहुल गांधी का ही वजह था कि वही स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंप्लीमेंटेशन किया। बट उसका डायरेक्ट क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिलता, क्योंकि राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं है और राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। तो जहां पे तो वो जबकि सारी पार्टी उन्हीं के पीछे चल रही है, और ये बड़ी कमाल की चीज है। अब ये बात तो एक आंकलन की बात है, या आप उसमें जो बाहर बैठ के आप अयास लगा सके कि भाई हाँ चला रहे हैं। आप भी तो आकलन नहीं करते नरेश भाई, आप भी आकलन नहीं करते। नरेश, एक चीज समझें कि जैसे राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, 2 उदाहरण के आधार पर हम लोग समझें कि कास्ट को लेके जो उन्होंने कहा कि 50% अगर है, 2% आबादी है, 50% प्रॉपर्टी उनके पास है, तो उसको लेके बांट दिया जाएगा। दूसरी चीज़ के IIT को लेके जो उदाहरण उन्होंने दिया, क्या जनता में इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है या घटती है? मैनेजमेंट के तौर पे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों पक्ष के ग्राहक होते हैं। हर जिसको जो वंचित है उसको लगेगा हाँ ये मेरे पक्ष की बात हो रही है, जिसको मिला हुआ है उसको लगेगा नहीं ये मेरा हक छिन जाएगा। तो ये इसमें क्रेडिबिलिटी मैं आपको फिर बताऊंगा, आप जब तक पद पे नहीं बैठते हैं, आप हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जब तक कोई कप्तान नहीं बने उसे क्रेडिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो? एज ए प्लेयर चेक कर सकते हो ना, एज ए कैप्टन चेक नहीं कर सकते। और राहुल गांधी क्योंकि किसी पद पे नहीं है, तो आप राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी की भी टेस्ट के 2 तरीके हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा और, क्योंकि आप जो जानना चाह रहे हैं बताने की कोशिश कर सकता हूं। एक कि राहुल गांधी कैंपेन करते हैं, लोग उनको वोट डालते कि नहीं डालते, क्रेडिबिलिटी का एक चेक तो ये है, वो चेक सबके सामने। दूसरा चेक ये है कि वो जो कहते हैं जहां पे उनकी चल सकती है वो इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता, उसका भी टेस्ट सामने है कि छत्तीसगढ़ में भी न्याय इंप्लीमेंट हुआ जितने स्टेट की क्षमता थी। और राजस्थान का ऐसा उदाहरण है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख की वर्ल्ड की पहली योजना है, वर्ल्ड की। और उसका बीजेपी भी लोहा इसलिए मानती है कि इन्हीं 3 राज्यों के चुनाव की जो मैं बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर खुद जाके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 लाख का बीमा मैं आपको दे रहा हूं, ये मोदी की गारंटी कह के आए। राजस्थान में नहीं कहा पाए। वो तो देखिए चुनाव के रिजल्ट्स नहीं बता दिया, 2% का गैप केवल राजस्थान 2 भी नहीं, 1.13%, एंड राजस्थान गॉट 15 लाख एक्स्ट्रा वोट्स, कांग्रेस पार्टी। इनफैक्ट मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा जिसमें आपने ये बताया था कि हमारा कैंपेन बहुत अच्छा था, काम बहुत हुआ था, लेकिन क्यों सरकार नहीं आई, उसके पीछे बहुत सारी होती, वो एक डिफरेंट ट्रैक है, उस पर हम चले जाएंगे। राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट ये है जो आपने कहा कि उस आदमी को प्रूव करने का मौका ही नहीं मिला कभी, तो कैसे हम जज करेंगे उनको? लोगों के मन में क्या ये बात भी आती है कि यार इस आदमी ने आज तक कभी कोई सरकार तो चलाई नहीं है, इसको देश दे सकते हैं क्या? कहीं ये भी तो उसका एक काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है। मोदी जी भी पहली बार इनएक्सपीरियंस्ड, मोदी जी भी पहली बार इलेक्ट नहीं हुए थे, नॉमिनेट हुए थे। आप जब किसी को मौका देंगे, मोदी जी भी 2002 में नॉमिनेट होके गए थे,
नॉमिनेट होने के बाद उन्होंने अपनी कार्य क्षमता दिखाई, उसके बाद वो इलेक्ट होते आए तो मान लिया गया कि वो अच्छा काम कर सकते हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए तो मान लिया गया वो काम कर सकते हैं। अभी मौका तो उनको मिला नहीं। हाँ, उनको मौका मिलना चाहिए था या वो ले सकते थे, जब उन्होंने नहीं लिया, ये इस बात पे डिबेट है, इस बात पे डिबेट हो सकती है। आपका इतना एक्सपीरियंस क्या है राहुल गांधी में मुद्दों की है समझ, वो डेप्थ है जो एक नेशनल लीडर को चाहिए? वो कोशिश बहुत करते हैं। अच्छा। और वो इस बात को देखिए, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स करेक्शन करने के लिए अगर आप पहले एक्सेप्ट करेंगे कोई दिक्कत है तो उसको आप करेक्ट करने जाएंगे ना। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप कभी करेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। राहुल गांधी, जो मैं जितना जहां तक जानता हूं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे को मुद्दों की जितनी इन डेप्थ नॉलेज मिल सके मैं लूं। ये एक बात है। अब एक ही मुद्दे पे हम 4 लोग बैठे हैं, 4 नजरिए भी हो सकते हैं। वो नजरिया उनका भी कई बार अपना होता है, किससे आप सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं। कोशिश वो पूरी करते हैं। दूसरी बात है कि वो मन के बिल्कुल साफ आदमी है। ये आप किसी से भी पूछ लेंगे, उनके जो विरोधी हैं उनसे पूछेंगे तो वो आपको ये बात बोलेंगे कि उनके मन के अंदर कोई पर्सनल गेन वाला मैटर कभी नहीं रहता कि मुझे पर्सनली गेन क्या होता है इसमें। एनजीओ तो चला नहीं रहे, पर्सनल गेन क्या मतलब? सरकार में आना है उनको, हम पावर में आना है उनको। नहीं, पर्सनल गेन का मतलब है कि मेरे को इंडिविजुअल फायदा क्या हो रहा है। वो ये देखते कि भाई कैसे पार्टी आगे बढ़ सकती है, कैसे इसमें और अपन राज्य सरकार, क्योंकि अभी तक राज्य सरकारें बनाने का ही मौका मिला उनको, केंद्र में सरकार बनाने का तो मौका मिला नहीं। इसके परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा। बट जहां तक उनको लगता है कि भी पार्टी के इंटरेस्ट की बात है, वो कोशिश जरूर। हमने जितना सुना है, मतलब हम लोग भी, जैसे देवेंद्र बताएंगे कुछ बातें इनको पता चलती हैं, कोई और रिपोर्टर्स हमको बताते हैं, कई बार सुनते हैं कि राहुल गांधी मतलब जो आ गया मन में वो आ गया, अब आप उनको फिर हिला नहीं सकते। अब अगर वो कन्विंस हो गए हैं कि जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस की फॉर्च्यून बदल सकता है, तो वो जातिगत जनगणना पे ही अड़े रहेंगे, चाहे उनको लाख समझाए कि साहब इसका ट्रैक्शन नहीं है, लोग आपको नहीं। जातिगत जनगणना स्टेट के इलेक्शन में भी बोली थी ना उन्होंने, नतीजे सबके सामने है, बट स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग विद दैट। अब वो आरक्षण पे आ गए। ही सीम्स कन्विंस्ड विद द आइडिया सो मच कि असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट देखने के बावजूद वो उसी पर है। देखिए, उनके पास जो कन्विक्शन आती है ना, वो किसी इनपुट से आती है। कोई कन्विक्शन अगर वो किसी मुद्दे की वो लाए, मान लो जनगणना की लाए, मान लो किसी और चीज पे लाए, मैं कहता हूं कि कन्विक्शन आना कोई बुरी बात नहीं है। पहली बात तो है, बुरी बात यह है कि जब आप कन्विंस किसी चीज से हो गए, उसको छोड़ने का नहीं होता। फिर आज जातिगत जनगणना की बात ही कर लेते हैं, मैं उसे सहमत हूं या सहमत हूं, ये इमैटीरियल है। ठीक। कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए क्या कैंपेन किया? हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, उससे जातिगत जनगणना होने का फायदा क्या होने वाला किसी इंडिविजुअल को? जिस बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए या ओबीसी के लिए वो बात कर रहे हैं, आप उन्हीं का जनमत करा लें, उन्हीं का सर्वे करा लें। उसमें मैं आपको अच्छा दावे से कह सकता हूं 90% लोगों को नहीं मालूम होगा कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। इशू ही नहीं पता होगा। मैं ये दावे से कह सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने इंडिया अलायंस जब बना तो अपने को, हमारा काम है ये सर्वे करना, तो हमने इंडिया अलायंस का सर्वे किया और लगातार उस दिन से आज तक सर्वे कर रहा हूं मैं। लगातार डेली ट्रैकर हमारे पास चल रहा है। जब बहुत बड़ा इसका अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद 2-3 मीटिंग्स भी हुई, चर्चा भी आई, मीडिया पे भी चला। 99.5% लोगों को नहीं मालूम था इंडिया अलायंस के, लोगों को, पब्लिक को, पार्टियों को नहीं। पार्टियों को मालूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसकी स्थिति ये है, 7% केवल लोगों को हिंदुस्तान में मालूम है कि इंडिया अलायंस कुछ बना। उसकी डिटेल्स उनको 7%, जो मेरा सर्वे है, और पूरे हम 28 के 28 राज्यों में सर्वे कर रहे हैं और अच्छा खासा सैंपल है और डेली कर रहे हैं, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि भी इंडिया अलायंस एज एन अलायंस, बिकॉज इफ एनडीए आप वर्ड पूछें किसी से और इंडिया अलायंस एक वर्ड पूछें तो उसकी रिकॉग्निशन वैल्यू कितनी है? तो इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस यहाँ पे है, इंडिया अलायंस यहाँ पे। अब क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर, तो आप खुद सोचें कि इंडिया अलायंस बनने का फायदा किसी पार्टी को कितना हो रहा होगा। आप पंजाब के अंदर मान लें चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ एक ऐसी सीट है, बड़ी विचित्र बात है क्योंकि पता नहीं किस समझदारी से अलायंस स्टिच किया गया। चंडीगढ़ होकर आप पंजाब जाते हैं, जिनको लुधियाना जाना है, अमृतसर जाना है, को दे दी। दिल्ली में अलायंस है, इधर से गुजर जाए पंजाब के, अगर एंटर कर जाए गंगानगर से तो वहां पे अलायंस नहीं है। चंडीगढ़ से गुजरे तो अलायंस है, पंजाब में फिर उधर से गुजरे हैं आप, खरड़ पहुंच रहे हैं तो फिर अलायंस नहीं है। तो हमने एक सर्वे किया चंडीगढ़ में, कितने फीसदी लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का अलायंस है? क्या रिजल्ट था? 90% को नहीं मालूम है। तो ये तो हकीकत हो गई। पर पंजाब में तो अलायंस है भी नहीं। चंडीगढ़ में अलायंस है। टाइम बहुत कम रह गया, बहुत कम रह गया। अब क्योंकि आप रोज ट्रैकर चला रहे हो, आपने खुद ही बताया
इस इलेक्शन का इशू क्या है, या मोदी इलेक्शन है, मोदी मुद्दा है कि लाना है कि नहीं लाना है, या कुछ और है? आई थिंक इस इलेक्शन में कोई मुद्दा बन ही नहीं पाया, ना तो विपक्ष बना पाया ना पक्ष बना पाया। इसीलिए जो आप उदासीनता देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत में, क्योंकि लोग ऐसा मान के बैठ गए हैं कि एक पक्ष जीत रहा है और एक पक्ष नहीं जीत सकता। ये जीत मान नहीं रहे सकता। मान लिया लोगों ने ऐसा मैं समझता हूं, कि मोदी जीत रहे हैं और ये कांग्रेस नहीं, एक पक्ष नहीं ला जीत रहा है और एक पक्ष नहीं जीत सकता, ऐसा लोग मान रहे हैं। अब कुछ कुछ क्षेत्रों में जहां पे मान लीजिए विधायकी की आपस में लड़ाई है किसी सांसद के नीचे, तो वहां पे कुछ कमोवेश कुछ आपस में खींचतान fight हो है, जाएगी वहां कुछ। पे कुछ फाइट चल रही है। अब जैसे पंजाब में 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, अकाली दल भी लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, वहाँ बीजेपी कोई भी भी लड़ निकल रही है। जाएगा। वहां पे इंडिविजुअल जिसके पास स्ट्रेंथ है 2.5 लाख वोट ले जाएगा, वो जीत जाएगा 10 लाख के वोटिंग बट बाय एंड लार्ज, बिकॉज सॉरी हम रोका इसलिए टाइम नहीं, बाय एंड लार्ज आपको लगता है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये जीत रहे हैं और सेंस मुकाबला नहीं है? यही आ रही है। 2019 को रेफरेंस पॉइंट माने तो कर्नाटक राजस्थान पिछली बार जैसा होगा या कुछ बदलाव देख रहे हैं उसमें? कर्नाटक में तो डेफिनेटली बदलाव दिखेगा। मतलब माइनर या मेजर? नहीं, आप इसी इलेक्शन में कह रहे हैं कर्नाटक के में बदलेंगे माइनर या numbers? मेजर? 2-4-5 सीटें या मेजर? नहीं 19 की तुलना में या 22 की तुलना? 19 की तुलना में आई थिंक देयर विल बी मेजर चेंज, बिकॉज वहां पे एक ही सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी और एक सीट जेडीएस के पास थी और एक सीट इंडिपेंडेंट जीती थी जो अभी बीजेपी के साथ हैं। तो वहां मुझे लगता है कि भाई आपको दिखेगा चेंज। ये तो आपने मतलब अच्छा चुना। इंडिया जल्दी- एलायंस- जल्दी- जल्दी- मेजर मतलब बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस के हिसाब से? जैसे कांग्रेस का अगर एक सीट अगर बढ़ गया तो कांग्रेस- 100% हो जाएगा। नहीं। बीजेपी कितनी घट रही है? 4-5-6 या इससे ज्यादा? आई थिंक इससे ज्यादा घटेगी। राजस्थान ज्यादा में? घटेगी। राजस्थान में राजस्थान में भी कुछ नुकसान होगा। यूपी यूपी मुझे लगता है गेन करेगी बीजेपी। बीजेपी गेन मुझे लगता बिहार है। बिहार में एनडीए लगभग 30-32 के आसपास मिनिमम रहेगा। तेलंगाना? बंगाल बंगाल में चाहे एक सीट बढ़े बीजेपी बढ़ेगी। तेलंगाना? तेलंगाना में भी बीजेपी पिछली बार से खुद बढ़ेगी पर कांग्रेस उससे नंबर 1 रहेगी। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल सकता है? 2 सीट पे लड़ाई है, एक सीट पे खुल सकता है बट चांसेस कम है। उड़ीसा? बीजेपी बढ़ेगी। पंजाब? बीजेपी घट सकती है। 2 ही तो थे, 3 थे। 3 थे। दिल्ली? दिल्ली आई थिंक इट विल बी मोर और लेस द सेम। हरियाणा? हरियाणा आल्सो आई थिंक मोर और लेस इट विल ओवरऑल पिछली बार जैसा डाटा रहेगा 2019 के हिसाब से? आई विल बी सरप्राइज अगर डिफरेंस कोई आए ज्यादा। ठीक है, 272 इंडिया अलायंस नहीं हो रहा। उन्होंने बोला कि पिछली बार अब बीजेपी की अगर 300 आ रही है 350 आ रही है तो फिर कैसे हो रहा है? मैं वही पूछ रहा था भाई। कांग्रेस की कितनी आ रही है? अभी 3 फेज की पोलिंग हुई है बिकॉज पंजाब एक ऐसी जगह जहाँ कांग्रेस के पास 8 सीट थी 13 में से, तो वहां पे कांटा है। अगर वहां पे भी कम होती हैं तो फिर दिक्कत जो वहां पे गेन किए हुए हैं वो लॉस होंगे, क्योंकि गेन तो कांग्रेस डेफिनेटली कर रही है तेलंगाना और कर्नाटका में। अच्छा। ये तो क्लियर है, बट वो गेन्स मेंटेन करने के लिए आपको पुरानी सस्टेन भी करना पड़ेगा। जैसे आज का जो फेज है उसके अंदर बीजेपी की मैक्सिमम सीट्स हैं, तो बीजेपी को होल्ड करना है। बीजेपी उसमें भी लूज करती है तो फिर गेन कांग्रेस का डिफॉल्ट है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस गोइंग टुवर्ड्स 70, 100, क्या लग रहा है आपको? आई विल बी सरप्राइज्ड। तो ओवरऑल पिछली बार 70 में भी you'll be surprised? ओवरऑल पिछली बार जैसा ऐसा कांग्रेस को 70 आए तो भी इनको हैरानी होगी आपका। हाँ? इन्होंने बताया कि ओवरऑल पिछली बार जैसा रहेगा 2019 के हिसाब से डाटा कह रहे ऑलमोस्ट। हैं कांग्रेस की 70 पे उनको हैरानी होगी। हाँ तो मतलब वो 44 भी 55-60 ही मान रहे होंगे। हाँ? नेचुरल। 4 जून बता दी इन्होंने, 4 जून अभी आ 4 गई। जून का 4 जून बता ही दिया कि क्या होने जा रहा है 4 जून। 4 जून। तो हम जो आज ये आप शो की शुरुआत में क्यों नहीं बोल दिया आपने? हाँ। मैंने तो आपसे पूछा था डायरेक्टली। हाँ? नहीं आपने नहीं पूछा था एक्चुअली। इलेक्शन में क्या हो रहा है देखो, कितने बड़े स्पिन डॉक्टर है, यहाँ पे भी सौरभ पे डाल रहे हैं। टोपी आप पे ही ट्रांसफर कर दी नरेश भाई ने। मेरा आपने कहा जनता डिसाइड करे। खैर एनीवेज, इतनी बातें करने को इनके साथ मैं 2 शो और रिकॉर्ड कर सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं, लेकिन आज वक्त हमारे पास इतना ही था। नरेश बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे pleasure, स्टूडियोज में। my pleasure. एक दिन और लेकिन आपसे समय लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हुई। दीपक जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।